नमस्कार, आप देखें इन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सरकार के कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। और सीएम धामी ने कहा कि हमें शासन चलाने के लिए महज 6 महीने का समय मिला था। साथ ही सीएम धामी ने कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। साथ ही आपको बता दें कि और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। सारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और जो पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है वो पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है और हम उत्तराखंड को, जो उन्होंने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। इस उत्तराखंड का दशक बनाने का काम हम सब लोग करेंगे, प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था। मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम होगा और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया हूँ, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता अजय टमटा जी गए हैं, हमारे सभी जितने भी मंचासीन हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है कि हर जगह पर माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सबका आशीर्वाद मिल रहा है। कोई ऐसे लोग आरोप लगाएं जिन्होंने अपने समय में अच्छे काम किए हों, एक भी मामला बताइए कि कहीं पर कोई ऐसी बात आई हो कि कहीं पर अवैध खनन हुआ हो, अवैध गड़बड़ी हुई हो, अवैध कोई नियुक्ति हुई हो। अगर जहां भी हुई है, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने 2-2, 3-3 बार बीसी करके पत्र लिख के, पुलिस के महानिदेशक ने पत्र लिख के, और सारे पुलिस कप्तानों को हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी अगर आप लोगों के बीच में से भी कोई बात आती है तो आप तत्काल बताएं। और वो लोग जिनके आसपास नारे लगते थे 1980 के आसपास, लकड़ी लीसा बालू चोर, किसके ओर, आप भी लोग बता दीजिए, 1980 का देख लीजिएगा। वो लोग अगर कोई बात उठाएं तो समझ से परे है। हमारा एक सिद्धांत है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और करप्शन, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से। तो वहीं उत्तराखंड में भी लगातार जिस तरीके से सरकार पर सवाल हो रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि हरीश रावत ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद राजनीतिक दल पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हरीश रावत ने प्रदेश की सरकार पर अब निशाना साधा है। अब नेता सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिसके बाद से कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हरदा ने कहा कि बैकडेट पर तबादले और राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं, जिसकी शिकायत की गई है। साथ ही हरीश रावत ने आबकारी और तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही जिन विभागों में ट्रांसफर और नियुक्तियां हुई हैं, उन सभी के कंप्यूटर को सीज करने का भी मांग की गई है। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद हुई, आपको अधिकार था, आप पहले करते ना। आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे? अपनी पार्टी की आंखों में धूल झोंक रहे थे, या जो है आप उत्तराखंड की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते? हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि ऐसी सारी फाइल्स को सीज किया जाए, इन आदेशों को नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर किया जाए, और जिन अधिकारियों ने इस तरीके के आदेश निकाले हैं, जिनके हस्ताक्षरों से आदेश निकले हैं, उनके ऊपर इलेक्शन। तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है और इस दौरान सीएम ने अपनी मां के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी के मन में एक ही कामना है, कोरोना के इस संकट काल से जल्द निजात मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारी पार्टी में होता है। उनकी पार्टी में 40 साल से एक ही अध्यक्ष है, कभी नहीं बदला।
एक ही परिवार का बन रहा है, हमने कभी पूछा क्या उनसे? और पिछले 6 माह से जब से मैं काम कर रहा हूँ, हमने लगातार जनहित में फैसले लिए हैं, लगातार प्रयास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। 1 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। डबल इंजन के रहते हुए यहाँ पर चाहे रेल की बात हो, चाहे आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात हो, हवाई सेवाओं की बात हो, हवाई सुविधाओं की बात हो या सड़कों की बात हो, जिस तेज़ी से काम हुआ है, या कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर अवस्थापनाएँ सुविधाएँ बढ़ी हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, अगर नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। इसलिए ऐसे मुद्दे उतारते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री के रूप में चूँकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लिए जाते हैं। सरकार वही है, सरकार की नीतियाँ वही हैं, काम कोई रुका नहीं है, काम लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम कहना चाहते हैं, हमने किया है, करती है, करेगी और सिर्फ भाजपा करेगी। सीएम बना और चुनाव लड़ेंगे अब। हाँ, भगवान तब दया के लेंगे। संबंध में हाँ, क्या सबके मांगा? आशीर्वाद है, अच्छा ही होगा, आगे को बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपने क्या समझाया? मैंने समझाया अच्छा करना, भगवान बेटा मेरे सबके लिए भला करना, गरीबों का भला करना, सबका जितना हो सकता है सबके लिए भला करना। तो वहीं आदर्श आचार संहिता लगने के बाद और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में जहां जिले में प्रचार प्रसार को लेकर जिला निर्वाचन ने एडवाइजरी जारी कर दी है, तो वहीं इंदिरा विकास संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदेश ने आज आपको बता दें कि हल्द्वानी के पटेल चौक में दुकानदारों और आम लोगों से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि जहां उन्होंने हल्द्वानी विधानसभा में दिवंगत नेता इंदिरा हृदेश के विकास कार्यों और विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर उनकी कार्यप्रणाली को एक आदर्श मिसाल बताया। तो वहीं सुमित हृदेश का कहना है कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत वो 5 लोगों के साथ इंदिरा हृदेश के विकास कार्यों को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। उसके अनुसार ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। 5 लोग जा रहे हैं। अब संकल्प यात्रा का जो पहले का स्वरूप था, उस स्वरूप में तो आज के कोविड काल में नहीं संभव है, तो इसलिए जो चुनाव कमीशन के आदेश हैं वही सराखों पर है। और देख, समर्थन, जन समर्थन तो अपार जन समर्थन है और एक विश्वास है, एक भविष्य की सोच है, आगे विकास करने की चेष्टा है, विकास देखने की चेष्टा है जनता की। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सम्मिलित होकर एक ऐसा इस समय वातावरण बना रही है जो कांग्रेस के पक्ष में है। और यहाँ पे इंदिरा जी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का जनता ने भी मन बना रखा है कि विकास की सोच को नहीं मानने देंगे। तो जिस किस तरीके का प्यार आपको देना चाह रही है, भली भांति आप जानते हैं, आपके सामने हो रहा है, जिस प्रकार से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, अभूतपूर्व है। पहले भी हमने चुनाव लड़े, पहले भी चुनाव देखे हैं। तो जनता तो इंदिरा जी जब जीवित थी, उनके रहते रहते भी मेरे ख्याल से जो एक सहयोग मिल रहा है एक परिवार बतौर, ऐसा सहयोग अभूतपूर्व। हल्द्वानी ने ये साबित करा है कि इंदिरा जी के वो वोटर ही नहीं थे, उनका परिवार था। भावनाएं इसलिए जागृत हैं क्योंकि उनका समय वो चली गई, क्योंकि उनका अभी किसी ने सोचा नहीं था। अभी भी वो मजबूती के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं और अभी जनता को बहुत सारी अपेक्षा थी कि आगे ये जो कार्य बचे हुए हैं, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, ये सब संपूर्ण हो। तो उनका चले जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आशाओं पे और दिलों पे घात पहुंचा। लेकिन आज एक दूसरे का साथ बटाकर और विशेषतः मेरा जो सहयोग आम जनमानस कर रही है, उसमें मुझे लगता है कि हल्द्वानी जो शहर है ये एक परिवार है और इस परिवार ने ये एक मेरा जो साथ दिया है, यमुना में। तो वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद भी अवकाश के दिन रविवार को दफ्तर खोलकर बैकडेट में अध्यापकों के समायोजन करने के मामले में डीएम विनय शंकर पांडे ने पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक डीएम ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जोगेंद्र सिंह राणा के निलंबन की संस्तुति के लिए कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम विनय शंकर पांडे को आचार संहिता के बावजूद नियम के विरुद्ध कार्य की शिकायत मिली थी और जिस पर जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टि से उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। डीएम ने बताया कि आचार संहिता के बाद भी समायोजन की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिक्षा सचिव और निदेशक को निलंबन के लिए पत्र भेजा गया है। दौलतपुर इंटर कॉलेज एक है और वहाँ पर कुछ शिक्षकों के समायोजन का इशू था। तो कल मुझे इसकी जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई
कि कुछ बैकडेटिंग करने का प्रयास किया जा रहा, तो मैंने इसमें तत्काल अपने मुख्य विकास अधिकारी और एडीएम प्रशासन दोनों को वहाँ भेजा और उन्होंने जाकर वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे उनको सब देखे, रिकॉर्ड्स भी सीज़ किए और उन्होंने 2 पेज की एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये क्लियर था कि ये लोग प्रथम दृष्टया दोषी हैं। जो आ रहा कि नियुक्ति पत्र की बात नहीं थी, ये समायोजन का इशू था और इनकी तरफ से कोई पत्र बनाकर भेजा जा रहा था रुड़की के इनके जो जॉइंट डायरेक्टर बैठते हैं वहाँ के लिए। तो ये शक होना स्वाभाविक था कि संडे का दिन था और उसमें नोट शीट पर कोई साइन नहीं थे, जो लेटर था उस पर, मतलब ये जांच का इशू था। तो इसमें जब उनकी तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर गलौली धार के पास लगातार पत्थर गिरने से जानमाल का खतरा बना हुआ है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन लगाकर मलबा साफ किया जा चुका है, बावजूद इसके भी लगातार बड़े बड़े बोल्डर और मलबा पहाड़ी से गिर रहे हैं। आपको बता दें कि गलौली धार में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ को काटा गया था, जिसके बाद अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जबकि देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी ये एकमात्र मार्ग है। तो बोरारो घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत लगातार हो रही 3 दिनों से बारिश के कारण क्षेत्र में ठंड बढ़ चुकी है और जिसको देखते हुए सोमेश्वर बाजार में बारिश होने के कारण व्यापारी ग्राहकों के आने के चलते जगह जगह दुकानों के आगे अलाव जलाकर आग का सहारा लेकर समय बीतता जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम को देखते हुए लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, जैसे सोमेश्वर घाटी में बर्फ गिरने के आसार बढ़ चुके हैं। तो वहीं पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है, जिसको देखते हुए मसूरी के पास आसपास की पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। तो वहीं लाल टिब्बा क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी को स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पर्यटकों को भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कई क्षेत्रों में एक तरफा यातायात की व्यवस्था है, तो वहीं इसके बावजूद भी कई क्षेत्रों में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत मजा आया हमें। हम लोग हालांकि रात में यहीं रुके थे क्योंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से हम यहाँ नहीं आ पाए, तो अभी सुबह हम यहाँ लोग आए। बहुत स्नोफॉल हुआ, हो सकता है अभी और स्नोफॉल होगा क्योंकि मौसम बन रहा है, लेकिन मौसम अच्छा ठंडा वैसे सही है, विशेष हेल्दी है, लेकिन ज्यादा घूमने के लायक मतलब अच्छा है। तो वहीं हरिद्वार में बहादुराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना को लेकर तीसरी डोज लगाए जाने की शुरुआत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की 10 जनवरी के दिन तय किया था। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद में पहले दिन 36 लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई गई। साथ ही वैक्सीनेशन का काम लगातार जोरों पर है। सर ऐसा है कि जो हमारा जो अभी तक सीनियर सिटीजन मानेंगे या जो भी मानेंगे, जो तीसरी डोज मतलब बूस्टर डोज के रूप में जो लगाई जा रही है, आज से उसका शुभारंभ हुआ है और 36 लोगों को जो है उसका जो है डोज लगाई गई है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरे देश में के साथ साथ ऋषिकेश में भी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से या उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगानी शुरू हो गई है। पहले राजकीय चिकित्सालय में पहले दिन बूस्टर डोज लगवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिक पहुंचे और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। साथ ही विभाग के मुताबिक भारत सरकार ने कोविड वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। साथ ही जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है वो 9 महीने पूरे होने के बाद बिना किसी रजिस्ट्रेशन के तीसरी डोज अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर लगवा सकते हैं। आज से थर्ड डोज प्रिकॉशनरी डोज लगनी शुरू हो गई है हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और 60+ एज को, और ये डोज लग रही है आपकी सेकेंड डोज के 9 महीने बाद से। पर लगातार बूस्टर डोज को लेकर लोगों में उत्साह है, तो वहीं आप 9 महीने बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। तो वहीं आचार संहिता लगते ही जिले में चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं हल्द्वानी में सर्किट हाउस में जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज गब्रियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चुनाव को लेकर 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 28 जनवरी
को प्रत्याशियों का नॉमिनेशन कार्य किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 29 जनवरी को स्क्रूटनी कार्य किया जाएगा और 31 जनवरी को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। देखिए 8 तारीख को चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा हो गई है, तो 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 28 तारीख तक हमारा नॉमिनेशंस होगा और 29 जनवरी को स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। उसके बाद 14 फरवरी को हमारा मतदान होगा। मतदान के बाद 10 मार्च को आपकी काउंटिंग हमारी शुरू हो जाएगी। तो नैनीताल जनपद के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि नैनीताल में 6 विधानसभाएं हैं, तो उसके 6 विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न होंगे और जितने भी विधानसभाएं हैं हमारी, उसमें 6 रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने मुख्यालय में नॉमिनेशन फॉर्म्स को रिसीव करेंगे। तो कोई भी कैंडिडेट नॉमिनेशन ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी वो अपना जमा कर सकते हैं। हमारे जनपद में 1005 हमारे पोलिंग बूथ्स हैं। तो वहीं लालकुआं में आचार संहिता के लागू होते ही एक्शन में आए पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने क्षेत्र में लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग और पोस्टरों को उतरवाया है। लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर के नेतृत्व में प्रशासन ने महाअभियान चलाया। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपको बता दें कोतवाली पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो है जैसी भी स्थिति बनती है, अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की आवश्यकता होगी, वो भी उल्लंघन में कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई की जाएगी। कुल जितने भी मैंने कहा कि 24 घंटे में पब्लिक ऑफिस से, 48 आवर्स में पब्लिक प्रॉपर्टी से और 72 आवर्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो भी संपत्ति पर सामग्री होगी उसको हटाई जाएगी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश भी है कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो हमारे चेक पोस्ट हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, इनमें चेकिंग शुरू हो गई है तथा हमारी जो चेकिंग की टीमें हैं वो नियुक्त हो चुकी हैं तथा क्षेत्र में भी जो चुनाव आयोग से संबंधित गाइडलाइंस है उसका कंप्लायंस के लिए तथा अपना कोविड संबंधित जो गाइडलाइंस है उसकी कंप्लायंस के लिए काम किया जा रहा है। लोगों पर चलानी कार्रवाई की जा रही है जो कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। किनके खिलाफ? हाँ, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, अभी चलानी कार्रवाई। तो वहीं प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद बागेश्वर जिला प्रशासन भी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण करने का दावा कर रहा है। तो वहीं जीएम विनीत कुमार ने बताया कि बागेश्वर जिले में 2,16,765 मतदाताओं के लिए 376 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कपकोट और बागेश्वर को 4 जोनल और 75 सेक्टरों में बांटा गया है। बीएलओ को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। दिव्यांग और बुजुर्ग महिला पुरुष मतदाताओं के लिए इस बार पोस्टल बैलेट पेपर बनाया गया है। जो इलेक्शन से पहले की अनाउंसमेंट से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो सभी हमने यहाँ पे कर ली है और ऑन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन भी के बाद में क्योंकि एमसीसी भी लागू हो जाती है तो उसको लेकर भी हमने यहाँ पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जो हमारे पब्लिक प्लेसेस में हमारे विदिन 48 आवर्स जो हटाने होते हैं उसकी भी हमने कार्रवाई यहाँ पे शुरू कर दी है और जो प्राइवेट प्रीमाइसेस में विदाउट परमिशन अगर किसी ने होर्डिंग्स वगैरह लगा रखी है तो उसको हटाने का भी हमारे यहाँ पे कार्रवाई हमारी चल रही है। 66 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो शेडो एरिया में आते हैं और उसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे व्यवस्था कर ली है। वायरलेस सेट्स वगैरह के माध्यम से हम लोग उनसे संपर्क करते हैं और सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं और इसके अलावा जो हमारे सैटेलाइट फोन्स हैं उसके माध्यम से भी वो भी हम लोग पोलिंग पार्टीज को देते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग वहाँ पे संपर्क करते हैं और उसमें 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई भी रैली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा नहीं की जा सकती, कोई परमिशन इसकी नहीं रहेगी और भविष्य में भी अगर इस प्रकार की कोई परमिशन दी जाती है तो उसमें भी काफ़ी सारी जो लिमिटेशंस है वो ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए जो है गाइडलाइंस उसकी बनाई गई है, जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग। तो वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से सतर्क है। वहीं सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए भी हर
सफल प्रयास किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में 6 कोरोना के मरीज मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि तैयारी पूरी कर ली गई है और 22 ऑक्सीजन बेड भी तैयार कर लिए गए हैं। जो मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें दवाइयों की किट दी जा रही है और होम आइसोलेशन भी किया जा रहा है। कोविड के केस काफ़ी बड़े हैं। हमारे यहाँ भी केस आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 6 या 7 केस पिछले एक हफ्ते में आए हैं। इसके लिए हमने ज़रूरी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। हमारे पास यहाँ पर 22 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, जिन पर आज तक अभी तक कोई मरीज अभी तो भर्ती हुआ नहीं है। हमारे 22 के 22 बेड खाली हैं। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, हम उनको दवाइयों की किट बांट रहे हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं 7 दिन का। इसके अतिरिक्त जो लोग टीकाकरण से बचे हुए हैं, उनको ढूंढकर हम उनका पता लगाकर टीकाकरण कर रहे हैं। और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या जो बीमार लोग हैं, उनके लिए कोरोना की तीसरी डोज की गाइडलाइन आ गई है। 10 तारीख से वो उनको तीसरी डोज लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 15 साल से 18 साल के किशोरों का भी लगभग 50% बच्चों का हमने टीकाकरण कर लिया है पूर्ण। और जो बचे हैं अगले 4-5 दिन में हम उनको भी पूरा टीकाकरण कर लेंगे। तो हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण हैं, और लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से जनता को यही सलाह रहेगी कि सब अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और तो वहीं उत्तराखंड में जैसे जैसे कोरोना कहर लगातार बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस भी अपनी सख्ती से पालन कराने में जुटी हुई है। सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो या बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पकड़े जाने पर पुलिस चालान काटकर जुर्माना वसूल रही है। वहीं आज छुटपुट बारिश के बावजूद पुलिस ने शहर के कई चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान नियम तोड़ने वालों के बीच पुलिस ने चेकिंग को देख आपको बता दें कि तरह तरह के वादे, तरह तरह के बहाने करते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी और चालान काटती हुई पुलिस नजर आई। तो वहीं उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के पहाड़ी पकड़िया में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर सागौन के अवैध 15 गिलटे छापेमारी के दौरान बरामद किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा छापेमारी के दौरान पकड़ी गई अवैध लकड़ी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं खटीमा वन रेंजर RS मनराल ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि झनकैया रोड पर नाले के किनारे कुछ सागौन की अवैध लकड़ी पड़ी हुई है। वहीं पुलिस ने के पहुंचने पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां 15 अवैध लट्ठे सागौन के बरामद किए गए हैं, जिस संदर्भ में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुझे जो है मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि झनकैया रोड पर जो है बंगाली कॉलोनी के पीछे जो है एक खतरा नाला पड़ता है, वहाँ पर कुछ लकड़ी सागौन की पड़ी है, वही उसकी पड़ी हुई है। तो मेरे द्वारा जो है पुलिस स्टाफ को लेकर जो है कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जो है 15 लट्ठे सागौन के पकड़े गए हैं, जिनको उठा करके जो विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसको जो है खटीमा जो है रेंज परिषद में सुरक्षित जो है रखा जा रहा है। जांच का विषय है, जांच की जा रही है और इसको जो है ये कहाँ से लाई गई है, किसकी लकड़ी है, इसकी जो है जाँच की जा रही है। ओपन में खड़ा हुआ था, ये तो जाँच का विषय है ना। अब कहाँ किसका खेत है, क्या है, मालूम कर रहे हैं, स्टाफ लगा हुआ है। ठीक है, होगा कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बाजपुर पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, न्यायालय भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि 2 युवक रेलवे स्टेशन के पास स्मैक की तस्करी कर रहे हैं और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से आपको बता दें कि 21 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। तो वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस को सफलता मिली है।
तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।